यूएस क्या बैंकरप्ट हो चुका है, उसके बॉन्ड यील्ड का कितना बैंड बजा हुआ है, ये शामिक ने चार्ट में शेयर किया था। बट अब उससे भी गंभीर स्थिति हो रही है क्या? साथ ही साथ गोल्ड का क्या हो रहा है, सिल्वर का क्या हो रहा है, डॉलर का क्या हो रहा है, रुपए का क्या हो रहा है, और कैसे आम भारतीय को इन्फ्लेशन के ऊपर और हमारी प्लानिंग के ऊपर अफेक्ट करने वाला है, और इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शामिक जी। क्या चल रहा है शामिक? चल तो ये रहा है कि यूएस में जो मैंने कहा था कि बॉन्ड मार्केट टूट रहा है और यील्ड्स बढ़ रहे हैं, तो वो पिछले 3 दिन में कुछ उसमें खास उस ट्रेंड में फर्क नजर नहीं आया। वो उसी तरफ उसी दिशा में बढ़ रही है। नया उसमें इतना ही कहूंगा कि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अभी तक जो बड़े नामी दामी इन्वेस्टर्स थे जैसे वॉरेन बुफे या रे डालियो, ये सब बोल रहे थे, लेकिन अभी इंस्टीट्यूशनल तौर पे भी लोग कह रहे हैं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी सीरियस क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन बोथ द यूएस ट्रेजरीज एज वेल एज इन द यूएस करेंसी। तो ये इंस्टीट्यूशनल स्टेटमेंट्स आपको सिटी बैंक की तरफ से दिखेंगे, जेपी मॉर्गन की तरफ से दिखेंगे। जेपी मॉर्गन की तरफ से गोल्ड पे भी एक स्टेटमेंट आया कि गोल्ड इज सेट टू क्लाइम टू अबाउट 40 to 50% मोर बाय द एंड ऑफ द ईयर, ये बोला है उन्होंने। तो ये सब वही संकेत दिखाते हैं, उसी तरफ जा रही है बात कि हम लोग रिसेशन की दिशा में बढ़ जाएंगे। और ट्रम्प साहब जो हैं इस वक्त ही इज ट्राइंग टू, वो बैक ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इकोनॉमी में दिक्कत नहीं है, लोगों के परसेप्शन में दिक्कत है, इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर रही है। लेकिन सारे आंकड़े जो हैं और जो नया एम्प्लॉयमेंट डेटा है जो ये लोग निकालते हैं, उससे भी वही लग रहा है कि इस वक्त यूएसए एक क्राइसिस की अवस्था में है। अभी क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, अभी तक इकोनॉमी नहीं टूटा है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अभी तक ना स्टॉक मार्केट टूटा है उस तरह से, ना यूएस इकोनॉमी टूटी है, वो अभी तक वहीं पे है जहां पे वो पहले थी। लेकिन क्या है कि लोग कभी भी ये नहीं देखते हैं कि इस वक्त क्या इक्विलिब्रियम चल रहा है, वो हमेशा देखते हैं कि इक्विलिब्रियम किस दिशा में बढ़ रही है। और उस हिसाब से अगर देखें तो सारे संकेत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक, और अगर ये कांग्रेस इनके हाथ से चला गया, रिपब्लिकन्स के हाथ से, तो इस साल के अंत तक एक आप कह सकते हो एक त्रिशंकु की अवस्था में अमेरिकी सरकार आ जाएगी। और जब तक क्राइसिस पूरी तरह से घनीभूत नहीं होगा, वो लोग उस पर एक्ट भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। क्योंकि जब क्राइसिस डेवलप होता है तब क्या लगता है हमें हमें लगता है क्या मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, पर अभी भी तो ये पूरी तरह नहीं बदला है, तो क्या मैं करूं कि ना करूं। तो असमंजस की स्थिति होती है। जब पूरी तरह से आपके सर से ऊपर पानी चला जाता है तभी ये लोग एक्ट करते हैं, स्पेशली पॉलिटिशियंस, जो हमने 91 में इंडिया में देखा या 2008 के बाद कई देशों में देखा। वो स्थिति अभी तक बनी नहीं है। डू यू सी द इम्पैक्ट जो ये बॉन्ड का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि आपने 2008 का भी इम्पैक्ट हुआ इंडिया पे, 91 तो हमारा ही था। तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया? मल्टी सेक्टर इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले देखिए, एक मैं, किसी ने पिछले पॉडकास्ट में एक सवाल पूछा था, वो उन्होंने कहा था, उससे मैं इसको जोड़ के बता देता हूँ। उन्होंने पूछा था कि शमिक जी, ठीक है बॉन्ड मार्केट में यील्ड्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए स्टॉक मार्केट कितना स्टेबल है। तो स्टॉक मार्केट तो भैया स्टेबल ही रहेगा ना, स्टॉक मार्केट में बाद में इफेक्ट आता है। एक सीधा इक्वेशन है, इनवर्स रिलेशन, बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगा तो स्टॉक प्राइसेस नीचे जाएंगी, और वो ब्लीड थ्रू करने में एक टाइम लैग होता है, एक फेज लैग होता है, वो हमेशा होता है। तो किस जगह पे जाके वो होएगा वो भी देखने वाली बात है। इसमें एक और चीज है, वो ये है कि यूएस स्टॉक मार्केट का जो मैसिव वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ है, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द एआई स्टोरी। तो उससे संबंधित जो स्टॉक्स हैं, जो चिप्स बनाते हैं या एनर्जी सप्लाई करते हैं या स्टोरेज करते हैं, उन कंपनीज का सबसे ज्यादा भारी इजाफा हुआ है, मूल्य वृद्धि हुई है। तो जो स्थिति है उस सेक्टर में, वो स्थिति तो अभी बदली नहीं है। अभी भी दे आर स्टिल बिल्डिंग आउट द होल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट होते होते और 2-3 साल लगेंगे। एआई स्टोरी उसको पूरी तरह डेवलप होने में, विकसित होने में भी 2-3 साल और लगेगा। तो वो पूरी तरह से निश्चित नहीं है। तो तब क्या अभी इसको अबैंडन कर देंगे क्योंकि यील्ड बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया है? ऐसा नहीं होता है। तो वो जब इसको हिट करेगा, वो आएगा क्रेडिट की दिशा से ही, क्योंकि ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट हो रहा है, इट इज हैपनिंग फाइनेंस बाय क्रेडिट।
और क्रेडिट मार्केट जब टूटता है तो उसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, आप उसको फाइनेंस नहीं कर पाओगे, फिर उसी ट्रैप में आप भी फंसोगे। जो आप सबसे अच्छे इकोनॉमी के सेक्टर हो, एआई एंड रिलेटेड अलाइड टेक स्टॉक्स, उसको भी वही दुविधा होगी जो यूएस सरकार अब जिस दुविधा में है। यूएस सरकार का प्रॉब्लम क्या है, उनको नया कर्जा लेना पड़ रहा है पुराने कर्जे को सर्विस करने के लिए। तो ये भी सबसे बढ़िया जो सेक्टर है उनका, जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट के ऊपर रखा हुआ है, वो भी उसी दिशा में जाएगा। और ये आपको अगले 4-6 महीने में होता हुआ नजर आएगा। और ये सिर्फ मेरा अनुमान नहीं है, ये सबका अनुमान है और ये मैथमेटिकली भी सत्य है। तो अब इंडिया पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, इंडिया में आवर टेक्नोलॉजी स्टोरी इज नॉट अबाउट प्रोडक्ट्स। हम लोग डीप टेक अभी तक नहीं करते, हम लोग सर्विसेज बनाते हैं और उसको बेचते हैं। तो इंडिया में जो ये एआई का पूरा दौर चला है, व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग एजेंटिक एआई की दिशा में बढ़े हैं, हम लोग एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं। सो वी आर सिंपली डिलीवरिंग मोर सर्विसेज यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। तो वो जो बेसिक मॉडल है वो चेंज नहीं हुआ है। हाँ, उसमें ये अवश्य होगा कि इसमें एम्प्लॉयमेंट का स्कोप कम है। ये जो अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं होगा, इट्स नॉट लेबर इंटेंसिव। सो यू विल सी एन ओवरऑल फ्लैटनिंग ऑफ ग्रोथ, मे बी नॉट रेवेन्यू ग्रोथ एज मच एज एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, उसका थोड़ा फ्लैटनिंग होगा। उसका इंपैक्ट इकोनॉमी के बाकी सेक्टर्स पे भी पड़ेगा क्योंकि कैस्केड इफेक्ट होता है। तो पहला तो ये है। दूसरा, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अवश्य कम होगा क्योंकि कई सारे जो सर्विसेज हम डिलीवर करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कमोडिटाइज्ड हो जाएंगे। तो आप वो जो लेबर आर्बिट्राज वाला मॉडल है उस तरह से नहीं चला पाओगे, ठीक है? तो प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कम होएगी एंड देन देयरफॉर दैट विल हैव अ ब्लीड थ्रू इफेक्ट ऑन द स्टॉक प्राइसेस ऑफ टेक स्टॉक्स। दूसरा जो असर पड़ेगा, जो बड़ा असर है, बिगर इफेक्ट, ये उतना बड़ा असर नहीं है। बड़ा इफेक्ट ये होगा कि जब यूएस में यील्ड्स बढ़ते हैं, चूंकि वो रिजर्व करेंसी है, चूंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी उसका एक बड़ा पोर्शन उसमें होता है, तो उसका इंपैक्ट ब्लीड थ्रू करता है टू इमर्जिंग मार्केट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज वेल। यद्यपि ये याद रखना पड़ेगा कि इस वक्त यूएस मे बी स्टिल द रिजर्व करेंसी, लेकिन उसका क्रेडिट रेटिंग AA1 है, जबकि जो बेस्ट क्रेडिट रेटेड कंट्रीज आर AAA, यूएस वो नहीं है। लेकिन यूएस इज सच अ ह्यूज पोर्शन ऑफ द ओवरऑल मनी सप्लाई ऑफ द वर्ल्ड, तो वहां पे दाम बढ़ेगा तो यहाँ पे बढ़ना तय है। तो आप देखेंगे कि अगले 6 साल में ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इसको ऐसे दबा के रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जस्टिफाई करना। जब यूएस में यील्ड 5.5% है और 6% की दिशा में जा रहा है, आप कैसे आर्ग्यू कर सकते हो कि भारतवर्ष का 6.5% होगा? आप नहीं कर सकते हो ना। तो भारतवर्ष में भी उसका इंपैक्ट होगा कि तो जो बेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल है फॉर डेट सरकारी, वो 7.5% की दिशा में जाएगा। यहाँ पे भी यील्ड कर्व जो फ्लैटेंड था वो धीरे धीरे राइज करना चालू हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे यील्ड कर्व ऊपर जाएगा तो हमारा स्टॉक मार्केट गिरेगा। ये इन्फ्लेशन और एक आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन पे तो बहुत गहरा असर पड़ेगा क्योंकि देखिए इस वक्त जापान और इंडिया का जो स्टोरी है ना बहुत सिमिलर है एक तरीके से। क्योंकि जापान में क्या हुआ है, जापान, लाइक आई सेड इन द प्रीवियस पॉडकास्ट, इट इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स रिक्वायर्ड। वो बहुत ही इंपोर्ट डिपेंडेंट देश है, तो उसको करेंसी, बाहर के करेंसी में खर्चना पड़ता है। कई देश येन ले लेते हैं लेकिन अभी भी येन का वो रिजर्व करेंसी स्टेटस तो है नहीं, सो दे ट्रेड इन डॉलर्स। तो देयरफॉर द येन हैज टू फॉल। अगर आप इंपोर्ट ही कर रहे हो, आपके सारे इनपुट्स सारे इंपोर्टेड हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे मेटल हो, कुछ भी हो, देन ऑब्वियसली येन का डिमांड कम होगा, डॉलर का डिमांड बढ़ेगा। अब बहुत बड़ा उनका रिजर्व है, फिर भी फाइनाइट तो है नहीं, तो नेचुरली द येन विल डिक्लाइन एंड येन हैज डिक्लाइंड मैसिवली। और वो सारी बातें हमने पहले करी हुई। तो वही चीज उसका एक रिपीट आप इंडिया में देखोगे। जो यहाँ पे कंसेंसस निकल रहा है, मतलब मैं कंसेंसस तो नहीं कहूंगा, मेजॉरिटी जो ओपिनियन है वो यही निकल रहा है कि भारतवर्ष का जो एक्सचेंज रेट है वो ये 94 to 97 के रेंज में रोकने की कोशिश करी है आरबीआई पैसे खर्च करके, और फिर वो कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह हटा के कि आप निवेश कर दो डॉलर, तो हम बाहर से करोगे तो टैक्स नहीं लगाएंगे, तो उससे थोड़ा सा तो रुका था। लेकिन यू कांट स्टॉप इट लाइक दिस, क्योंकि जो नेचुरल अवस्था है कि हमें भारी मात्रा में पैसे खर्चने पड़ेंगे, तेल के भाव ऊपर ही जाएंगे। वहां पे कोई अस्थिरता तो कम नहीं हुई है मिडिल ईस्ट की, उसके बारे में भी हमने बात करी थी। ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है, पूरा सिचुएशन ही पूरा बिगड़ा हुआ है। तो तेल के भाव ऊपर जाएंगे, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो भारतवर्ष का इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, और बाकी भी चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड इत्यादि, तो उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि एक कमोडिटी में रुका नहीं रहता है। इन्फ्लेशन एंड प्राइस इंक्रीज एक कमोडिटी में नहीं रुकता है, दूसरे कमोडिटीज में भी वो ब्लीड थ्रू करता है। एंड चूंकि गोल्ड का एक सिस्टमिक डिमांड भी है,
उसको आप हटा नहीं पाओगे, तो ओवरऑल आपका खर्च ज्यादा होगा, इनकम उस अनुपात में कम होगा, तो आपका करेंसी गिरेगा। तो भारतवर्ष में वो जब होएगा, ये इकोनॉमी जो एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट अभी तक है, तो इसमें इन्फ्लेशन के तत्व जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन की अवस्था तो आ रही है।